नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काफी ज्यादा स्ट्रेस है। भारत सरकार के भी बहुत एम्बिशियस प्लान्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के। इसमें बहुत तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं, पैसेंजर व्हीकल्स आते हैं, इलेक्ट्रिक बसेज आती हैं। आज हम इस सेक्टर के बारे में और इससे जुड़ी हुई एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करेंगे। अगर हमें किसी भी कंपनी की ग्रोथ को समझना है या आगे चल के किस डायरेक्शन में उसकी ग्रोथ जा सकती है, उन बातों को अंडरस्टैंड करना है, तो उसके लिए हमें उस सेक्टर की इनसाइट्स होना बहुत जरूरी है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके ही हम किसी मीनिंगफुल रिसर्च पे पहुंच सकते हैं। इसके लिए ये भी समझना बहुत जरूरी है कि भारत सरकार के क्या प्लान्स हैं, क्या वो प्लान्स एक्चुअली वर्क भी कर रहे हैं और कितने समय में हम इन प्लान्स की मैच्योरिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हमें एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे चीजें दिखाई दे सकती हैं जहां से हम अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को पिक कर सकते हैं। ये बात तो तय है कि स्टॉक मार्केट्स में कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती। रिसेंटली भी अगर आपने देखा हो तो जेनसॉल का जो भी खुलासा सेबी ने किया है, जो भी बातें उसमें सामने आई हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज तक उसमें सामने आए हैं, तो इससे एक बात बिल्कुल तय है कि अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन बिना रिसर्च के लेंगे, अपने पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे और कंपनी और सेक्टर के बारे में ज्यादा बातें पता करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं अटक सकता है और इस तरह के मिसहैप्स पोर्टफोलियो में हो सकते हैं। सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद, अच्छी रिसर्च करने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज आए और अचानक से प्रमोटर्स की जो शॉर्टकमिंग्स हैं, अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स हैं, वो इन्वेस्टर्स के सामने आए। अभी कुछ टाइम पहले ही इंडसइंड बैंक में भी अकाउंटिंग की कुछ प्रॉब्लम्स सामने आई थी, जिसकी वजह से स्टॉक को काफी ज्यादा डाउनफॉल मिला था। इन्वेस्टर्स को अपने आप को प्रोटेक्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने पोर्टफोलियो को अच्छे रिसर्च बेस्ड स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करें, किसी भी तरह की न्यूज बेस्ड इन्वेस्टिंग या सेलिंग से दूर रहें, फ्रेंजी बाइंग या पैनिक सेलिंग से बचें। आज के इस वीडियो में जब मैं कंपनी का डिस्कशन करूंगा तो अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़े जो भी नेसेसरी डिस्क्लोजर्स हैं वो भी आपके साथ पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ शेयर करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिलाता हूं कि राघव रिसर्च सर्विसेज एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। अगर आप हमारे प्लान्स चेकआउट करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। 2025 से 2030 तक अगर हम भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमारे सामने आती हैं। इंडिया सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन के डायरेक्शन में एक काफी इंपॉर्टेंट जंक्शन पर खड़ा है। बढ़ते एनवायरमेंटल कंसर्न्स, अर्बनाइजेशन और एनर्जी सिक्योरिटीज इश्यूज की वजह से हमारी कंट्री इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को और तेजी से बढ़ाना चाहती है। इस चेंज को मजबूत पॉलिसी सपोर्ट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का सपोर्ट मिल रहा है और ये सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने एम्बिशियस इलेक्ट्रिफिकेशन गोल्स तय किए हैं। 2030 तक 30% नई प्राइवेट कार सेल्स इलेक्ट्रिक होंगी, 2030 तक 40% नई बस सेल्स इलेक्ट्रिक होंगी और 2030 तक ही 80% नई 2 और 3 व्हीलर सेल्स भी इलेक्ट्रिक होंगी। इन सभी टारगेट्स को फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि फेम स्कीम और PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, इन जैसे प्रोग्राम्स के इनिशिएटिव्स का सपोर्ट काफी ज्यादा मिल रहा है। अगर हम स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट की बात करें तो इस सेगमेंट में काफी तेज ग्रोथ इस समय भी हमें देखने के लिए मिल रही है। इसका मार्केट साइज 2024 में करीब $753 मिलियन था, जो कि 2030 तक बढ़ के $2,435 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, यानी कि काफी अच्छा जंप है अगले 5 सालों में। CAGR इसका करीब 21.6% होगा। सेल्स में भी FY24 में काफी सर्ज रही है। इलेक्ट्रिक बस में 81% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, जहां 3644 यूनिट्स की करीब सेल हुई है। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसमें PM ई बस सेवा के अंडर 169 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस डिप्लॉय करने का टारगेट रखा गया है। ईवी इकोसिस्टम तेजी से इवॉल्व हो रहा है। अगर हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो टाटा मोटर्स 2024 में प्रेजेंट 1,70,000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस को बढ़ा करके 2027 तक 400,000 यानी 4 लाख इसको करना चाहते हैं। टाटा ग्रुप ने करीब 150 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट गुजरात में गीगा फैक्ट्री में भी किया है, जहां 2026 से लिथियम आयन बैटरी का प्रोडक्शन शुरू होगा। तमिलनाडु एक इमर्जिंग ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, जहां विनफास्ट जैसे ग्लोबल प्लेयर्स इस समय इन्वेस्ट कर रहे हैं। नई टेक्नोलॉजीज कई चैलेंजेस को एड्रेस कर रही हैं, जैसे कि बैटरी टेक्नोलॉजी। BYD द्वारा पेश की गई ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी काफी बेटर सेफ्टी और एनर्जी डेंसिटी प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ आता है बैटरी स्वैपिंग। सन मोबिलिटी जैसी कंपनीज मॉड्यूलर स्वैपेबल बैटरीज को प्रमोट कर रही हैं।
अब इतने अच्छे आउटलुक के बाद भी काफी हर्डल्स भी रहते हैं। सबसे पहला आता है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। खासकर रूरल एरियाज में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी काफी पीछे है। सिर्फ रूरल एरियाज में नहीं, अगर हम टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी देखें तो वहां भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी तेजी से कैचअप नहीं कर पा रहा है जितना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल बढ़ रही है। फिर आते हैं कॉस्ट बैरियर्स। ईवीज की हाई अपफ्रंट कॉस्ट कई कंज्यूमर्स के लिए अभी भी एक चैलेंज बनी हुई है। सप्लाई चेन डिपेंडेंसीज भी हैं। इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पर डिपेंडेंसी खासतौर से बैटरीज के लिए ये इस पूरे सेगमेंट को रिस्क को इंक्रीज करती हैं। अगर हम इस सेक्टर का ओवरऑल आउटलुक देखें तो इस सेक्टर के लिए कमिटेड पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट्स और इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस की वजह से इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में ग्लोबल लीडर काफी तेजी से बन रहा है। आगे चलकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कॉस्ट रिडक्शन और सप्लाई चेन लोकलाइजेशन पर फोकस करना काफी इंपॉर्टेंट है ताकि इन चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके। अब हम चलते हैं कंपनी के डिस्कशन पे। उससे पहले मैं अपने इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स आपके साथ शेयर कर देता हूं, यानी कि मैंने उस कंपनी में कब इन्वेस्ट किया था, कब उसके शेयर्स को बाय किया था, कब सेल किया था, किस प्राइस पे बाय किया था, किस प्राइस पे सेल किया था। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास पूरे ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के साथ होनी चाहिए ताकि आप आने वाले डिस्कशन को बहुत लॉजिकली और ऑब्जेक्टिवली सुन सकें। किसी भी तरह से ये ना सोचें कि ये इन्वेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट की एडवाइस है। आपको पता होना चाहिए कि मैंने एज अ रिसर्च एनालिस्ट उस स्टॉक में कब इन्वेस्ट किया था। एज अ रिसर्च एनालिस्ट कुछ रेगुलेशंस का बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। जैसे कि अगर मैं किसी भी स्टॉक के बारे में आपसे डिस्कस करूं या अपने प्लान्स में किसी भी स्टॉक की बाय कॉल दूं तो मैं एक टाइम ड्यूरेशन तक उसके अंदर ना तो इन्वेस्ट कर सकता हूं ना डिसइन्वेस्ट कर सकता हूं, यानी कि उसके अंदर कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। आज की हमारी कंपनी का नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। सबसे पहले 24 मई 2022 मैंने इसके शेयर्स बाय किए थे। करीब 590 रुपीज की उस समय प्राइस थी। अब से ऑलमोस्ट 3 साल पहले की बात है। उसके बाद 27 जनवरी 2023 को मैंने इसके कुछ और शेयर्स बाय किए थे क्योंकि इसकी प्राइस काफी तेजी से नीचे गिरी थी, तो मुझे एक एवरेजिंग का अच्छा मौका मिला था। मुझे ऐसा लगा था कि मैंने इसमें अभी तक अपनी इन्वेस्टमेंट पूरी नहीं करी है, हालांकि मैं एवरेजिंग को ज्यादातर अवॉइड करता हूं किसी भी स्टॉक में, बट मुझे क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा लगा था और मुझे लगा था कि मैं थोड़ा सा अपना एलोकेशन और इसमें बढ़ा सकता हूं, तो मैंने 482 रुपीज में फिर से इसको बाई किया था। एंड ये बात भी करीब करीब 2 साल से ज्यादा पुरानी हो गई। उसके बाद जो मेरी एवरेज बाइंग थी करीब करीब 525 के आसपास एवरेज बाइंग मेरी आई थी। फाइनली मैंने 5 जनवरी 2024 को इसको MTF में इसके कुछ और शेयर्स बाई किए थे। मुझे ऐसा लगा था कि मैं इसके अंदर और होल्डिंग बढ़ाऊं, तो MTF में मैंने पहले भी एक MTF पे वीडियो बनाया, उसमें मैंने बताया था कि MTF में हम कुछ मार्जिन रख के ज्यादा शेयर्स बाय कर सकते हैं। तो मेरा अकाउंट जैसे कि ICICI डायरेक्ट में है तो वहां पे 1 साल के लिए हम उन शेयर्स को रख सकते हैं। तो मैंने 1500 शेयर्स के और बाय किए थे, बट सेम डे मैंने 500 शेयर्स उसमें से सेल भी कर दिए थे। तब तक ये स्टॉक करीब करीब 3 गुना मल्टीप्लाई हो चुका था। बट उसके बाद मैंने इसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट अपना यानी कि कुछ प्रॉफिट इसमें बुक किया था और जो स्टॉक्स मैंने पहले डिलीवरी में लिए थे उनको मैंने सेल कर दिया था एट एन एवरेज प्राइस ऑफ अराउंड 1570 रुपीज, यानी कि ऑलमोस्ट 3 गुना होने पर मैंने उनको सेल करा था। फिर ये जो MTF में मैंने बाय किए थे इनको भी मैंने 30 दिसंबर 2024 को ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे सेल कर दिया था। अब एज ऑफ टुडे मेरे पास ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के कोई भी शेयर्स नहीं है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक इंडिया की लीडिंग इलेक्ट्रिक बस और कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है। अपने ऑपरेशंस और प्रोडक्ट ऑफरिंग्स को ईवी सेक्टर में बढ़ती डिमांड के अकॉर्डिंगली इन्होंने तेजी से एक्सपैंड भी किया है। ये सबसे पहले शुरू हुए थे कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर्स से, बट ईवी बसेस की जैसे जैसे डिमांड बढ़ी तो उन्होंने अपने बिजनेस को काफी मॉडिफाई किया है। तो ओलेक्ट्रा 2 मेन सेगमेंट्स में ऑपरेट करता है। सबसे पहला इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसमें कंपनी मेनली इलेक्ट्रिक बस मॉडल्स बनाती है, जिसमें डुअल इन व्हील मोटर सॉल्यूशंस और रीजनरेटिव ब्रेकिंग जैसे एडवांस फीचर्स भी हैं। ओलेक्ट्रा ने कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के लिए इलेक्ट्रिक टिपर्स भी लॉन्च किए हैं। कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर्स ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के लिए इंसुलेटर बनाए जाते हैं जो अलग अलग वोल्टेज लेवल्स को कैटर करते हैं। ओलेक्ट्रा की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है BYD ऑटो इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड के साथ, जो कि बैटरी टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर है। ये पार्टनरशिप दिसंबर 2030 तक एक्सटेंड की गई है, जिससे ओलेक्ट्रा को एडवांस्ड बैटरी सेल्स और BYD की ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी की एक्सेस मिलती है। बढ़ती डिमांड को देखते हुए कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को एक्सपैंड कर रही है। हैदराबाद में एक स्टेट ऑफ द प्लांट बनाया जा रहा है जिसकी पार्शियल प्रोडक्शन जिसमें शुरू भी हो चुकी है। ये फैसिलिटी हर साल 5000 इलेक्ट्रिक बसेस बना सकती है और आगे चल के इसे 10,000 यूनिट्स तक स्केलेबल है, मतलब यहां तक बढ़ाया जा सकता है। प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ाने और कॉस्ट कम करने के लिए ऑटोमेटेड रोबोटिक सिस्टम्स में भी इन्वेस्ट किया जा रहा है।
दिसंबर 2024 तक ओलेक्ट्रा की ऑर्डर बुक में करीब 10,224 इलेक्ट्रिक बसेस हैं, जिनकी वैल्यू 15,000 से 16,000 करोड़ रुपए के बीच में है। इनके जो मेन क्लाइंट्स हैं उनके अंदर आते हैं महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी कि MSRTC, यहां से इनको 5,150 इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर है। फिर बेस्ट बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट, यहां से इनको 3,000 इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर है। और हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी कि HRTC, जिससे करीब 425 करोड़ रुपए का 297 इलेक्ट्रिक बसेस का नया ऑर्डर है। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी है। आप चाहे तो BSE की साइट पे जाकर के इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। FY25 में ओलेक्ट्रा का एम है 1200 इलेक्ट्रिक बसेस को डिलीवर करना और FY26 में ये इस नंबर को 2500 तक ले जाना चाहते हैं। कंपनी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी कि BESS में भी डाइवर्सिफिकेशन एक्सप्लोर कर रही है। अब इतनी मजबूत ऑर्डर बुक के बावजूद भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि सप्लाई चेन डिपेंडेंसीज, इंपोर्टेड बैटरी कंपोनेंट्स पर डिपेंडेंस प्रोडक्शन डिलेस का कारण बन सकती है। एग्जीक्यूशन रिस्क भी रहते हैं। अगर डिलीवरी टारगेट्स मिस होते हैं तो वहां से अपने एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजीज को और इंप्रोवाइज करने की भी जरूरत रहती है। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि भले ही कितनी भी अपॉर्चुनिटीज क्यों ना हो, अगर हम एज एन इन्वेस्टर चैलेंजेस पे फोकस नहीं करेंगे, उनको ध्यान से नहीं समझेंगे, तो हम इन्वेस्टमेंट में गलती कर सकते हैं। आज ये सारी बातें आपके साथ डिस्कस करने का पर्पस था कि आप एक कंपनी के बिजनेस मॉडल के थ्रू समझ सकें कि किसी भी सेक्टर में जो कंपनीज काम करती हैं उनके सामने क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो हर्डल्स का काम कर सकते हैं और किस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज उस पर्टिकुलर सेक्टर को आगे ले जाने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती हैं। आप पर्टिकुलरली इस सेक्टर के बारे में क्या सोचते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है, ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलने से पहले आपको याद दिलाता हूं कि अगर आप हमारे प्लान्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।